प्रोड्यूस करते हैं और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, और इनका रोल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में है। टी लिम्फोसाइट की फर्दर टाइप है साइटोटॉक्सिक हेल्पर और सुप्रेसर, जिसको रेगुलेटरी भी कहते हैं, ठीक है। वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, और वो ज्यादातर साइटोकाइंस रिलीज करके अपना शो करते हैं, जैसे लिम्फोकाइंस हो गए, और एक जैसे ये हेल्पर टी सेल्स लिम्फोकाइंस करके, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अपने परफोरिन रिलीज करके। व्हाट आर परफोरिन? परफोरिन आर होल फॉर्मिंग प्रोटीन। आगे हम इसकी बात करेंगे। सर आपकी बीच में आवाज बंद हो गई थी। अच्छा, अब आ रही है आवाज? यस सर। मैंने अभी तक वही बताया कल वाला लेक्चर ही, कि लिम्फोब्लास्ट होते हैं, लिम्फोब्लास्ट जो मिच्योर होते हैं टी से थाइमस में, उनको नहीं अभी आवाज का प्रॉब्लम आया, बच्चे बता रहे हैं, इसको जरा देखना। ये कब आया आवाज का प्रॉब्लम जी? आईटी वाला बंदा आया मेरे पास, मुझे बताओ। सर बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले। हुआ है, चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ, आप फिर बैठ जाओ। ठीक है बच्चे, अभी हमने यही बात की कि लिम्फोब्लास्ट जो थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं उनको टी सेल्स कहते हैं, और जो बोन मैरो में होते हैं वो बी सेल्स कहलाते हैं। प्री प्रोसेसिंग के लिए मैंने ये डायग्राम की कि ये आपने बनानी है, और फिर डिफरेंस इनका बता रहा हूँ कि बी और टी का क्या फर्क है, ठीक है जी। ये आप जब आगे इम्यूनिटी सारी पढ़ोगे आप खुद ही फर्क लिख लोगे। अभी ये फिलहाल टेबल सिर्फ एक दफा रीड कर लो। इम्यून सिस्टम के बारे में बताया कि ये ह्यूमन बैटल है अगेंस्ट माइक्रोब वर्ड्स। माइक्रोब वर्ड्स में आपके पैरासाइट, आपके वायरस, बैक्टीरिया, एल्जी, फंजाई और आपके ये वॉर्म्स वगैरह सारा शामिल हो जाते हैं, ठीक है जी। और इम्यूनिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द पैथोजेनिक एजेंट्स। इन्वेडर क्या क्या होते थे? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स। ये मैं कल का लेक्चर रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, फिर आप गुड नाइट कर देना। इनेट इम्यूनिटी नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। ये बार बार मैं कह रहा हूं कि इनेट इम्यूनिटी नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक। एक्वायर्ड आपकी अडेप्टिव और स्पेसिफिक, ये आपकी बॉडी अडेप्ट करती है बाद में। इसमें सेलुलर है और इसमें आपकी एंटीबॉडी मीडिएटेड है, इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, और सेल मीडिएटेड को सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। और अगर दूसरी तरह से क्लासिफाई करें तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, सबसे पहली 3 क्लासिफिकेशन बनेगी अगर एक्टिव पैसिव के लिहाज से देखोगे। इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी आपकी एक्वायर्ड होती है, सेलुलर भी होती है, ह्यूमोरल भी होती है, और पैसिव वो इम्यूनिटी होती है जो आप बाहर से इंजेक्ट करते हो, ठीक है जी। उसके बाद ये भी मैंने समरी बताई थी आपको कि इनेट इम्यूनिटी जो है नेचुरल है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म आपकी जो बॉडी में डेवलप होती है। इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म आता है तो आपकी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, डेंड्रेटिक सेल्स, ठीक है। उसके अलावा इवन बी लिम्फोसाइट्स आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स फॉर टी लिम्फोसाइट। ये एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, चाहे बी को कर दें चाहे टी को कर दें। अगर बी को करेंगे तो बी एंटीबॉडी बनाएगी, कैसे? फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बना के उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। और टी सेल जो है वो सेलुलर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, कैसे? वो एक्टिवेट करते हैं, चाहे हेल्पर को करें। अब एंटीजन किसको प्रेजेंट हुई है? अगर हेल्पर को हुई है तो हेल्पर एक्टिवेट हो जाएंगे, अगर साइटोटॉक्सिक हुई है तो साइटोटॉक्सिक होंगे, ठीक है जी, और अपना ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये अब एक्टिव पैसिव के लिहाज से है। एक्टिव पैसिव में ये होता है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होके डिस्ट्रॉय होता है फॉरन, उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरी है वो सेलुलर है। इसी तरह पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो जो आपकी बॉडी, यानी कि आप पैसिव इंजेक्ट करते हो, ठीक है। आप पैसिव नेचुरल भी हो सकती है, सिर्फ आर्टिफिशियल नहीं होती। पैसिव इज आल्सो नेचुरल। नेचुरल कौन सी? जो मदर से फीटस में जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो एंटीबॉडीज फीटस में जाती हैं, ठीक है, तो उसको आप पैसिव इम्यूनिटी बोलते हो। फिर हमने ये भी बात की कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी में एंटीजन आया, बी सेल्स को प्रेजेंट हुआ, बी सेल्स ने आगे प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल प्रोड्यूस कर दिए। प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए और उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई की। मेमोरी सेल्स आपके जाके लिम्फेटिक टिश्यूज में बैठ जाएंगे। जब दोबारा एक्सपोजर होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में इनका रोल है, ठीक है। और वो जब एक्सपोजर होगा आपकी बॉडी फाइट करेगी, आपको कोई साइन सिम्टम्स भी नहीं आएगा और वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा। टी सेल्स, अब एंटीजन अगर टी सेल्स को प्रेजेंट हुई है तो टी सेल्स क्या करेंगे? वो एक्टिव हो जाएंगे, चाहे हेल्पर चाहे साइटोटॉक्सिक, और मेमोरी सेल जाके बैठ जाएंगे टिश्यूज में, ठीक है। तो वो अपना काम करेंगे और उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे।
फिर हमने इनेट इम्यूनिटी की बात की थी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के हमने कंपोनेंट्स की बात की, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन कंपोनेंट्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन में आपके मैकेनिकल बैरियर आए, जैसे कि हेयर इन द नॉस्ट्रिल्स, डस्ट पार्टिकल्स वहां से ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, केमिकल और बायोकेमिकल में आप एग्जांपल HCl की स्टमक में दे सकते हो, स्लाइवा के अंदर एंजाइम्स की एग्जांपल दे सकते हो, इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा की एग्जांपल दे सकते हो। सेकंड लाइन कंपोनेंट्स में आपके सेल आ जाते हैं, सेकंड लाइन कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, उसमें सेल आपके आ जाते हैं फेगोसाइट्स, जैसे न्यूट्रोफिल हैं, मैक्रोफेजेस हैं, उसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स है, सॉल्युबल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं, और इन्फ्लेमेटरी बैरियर, जब इन्फ्लेमेशन होती है जो मीडिएटर रिलीज होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, ये दोबारा उसी का ही दिखाया, एक दफा इसको पढ़ लेना आप। सेकंड लाइन में भी मैंने ये आपको कल बताया था, और फिर साथ ही बताया था इंटरफेरॉन्स, ये वो प्रोटीन्स हैं जो प्रोड्यूस करती हैं वायरली इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस होती हैं, अल्फा बीटा गैमा इसकी टाइप्स हैं। और ये किस तरह से काम करती है, एक्टिवेट करती है टी सेल्स को, बी सेल्स को एक्टिवेट करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, नेचुरल किलर सेल्स को, मैक्रोफेजेस को। प्रोड्यूस कैसे होती हैं, वायरस जब सेल में एंटर होता है वो रेप्लिकेट होता है और सेल रिलीज दीज इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन उन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है जो अनइन्वेडेड सेल्स होते हैं, जिनको अभी वायरस ने अटैक नहीं किया होता, और ये क्या करता है, ये अनइन्वेडेड सेल्स प्रोड्यूस इनएक्टिव एंजाइम्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ वायरल मैसेंजर आरएनए। यानी कि जब वायरस उन पे अटैक करता है तो ये मैसेंजर आरएनए को ब्रेक कर देते हैं और इनहिबिट कर देते हैं फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और वायरस ब्लॉकिंग एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड, और ये वायरस के जो ब्लॉक करने के एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं और वायरस फिर मल्टीप्लाई फर्दर नहीं हो सकता। इन्फ्लेमेटरी बैरियर आप पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हो कि इन्फ्लेमेशन के अंदर इन्फ्लेमेटरी बैरियर हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, साइटोकाइंस ये रिलीज होते हैं। ठीक है, ये वेजोडाइलेशन करते हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी करते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, जब कैपिलरी परमेबिलिटी या वेजोडाइलेशन होती है तो ज्यादा जो आपके फेगोसाइट्स हैं वो आपके इन्फ्लेमेशन वाली साइट्स पे रश करते हैं और वहां पे वो फेगोसाइटोसिस करते हैं। ये इन्फ्लेमेशन के साइंस आप पहले भी पढ़ चुके हो। अब अगर आ जाता है डिफाइन इनेट इम्यूनिटी विद एग्जांपल, 2 नंबर में तो एक तो डेफिनेशन लिख देनी, एक एग्जांपल कोई भी आप लिख सकते हो। आप फर्स्ट लाइन कंपोनेंट की एग्जांपल दे दो, आप सेकंड लाइन कंपोनेंट की एग्जांपल दे दो, आपकी मर्जी है। फर्स्ट लाइन कंपोनेंट्स की एग्जांपल दोगे तो स्किन आ जाएगा, उसमें आपका और क्या आ जाएगा, केमिकल इनहिबिटर HCl आ जाएगा, हेयर्स इन द नॉस्ट्रिल्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर GIT के अंदर वो जाओगे तो HCl इन स्टमक आ जाएगा, ये भी केमिकल में आ जाएगा, ये भी फर्स्ट लाइन कंपोनेंट्स है। सेकंड लाइन कंपोनेंट्स में आप फेगोसाइट सेल्स की एग्जांपल दे सकते हो, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस की। इंटरफेरॉन्स अगर याद रह जाए तो उसकी एग्जांपल दे सकते हो। यूरोजेनिटल सिस्टम में भी एसिडिटी इन यूरिन एंड वेजाइनल फ्लूइड डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया को। तो ये एग्जांपल्स की समरी है। फिर मैंने आपको बताया व्हाइट ब्लड सेल के जो रोल है वो दोनों इम्यूनिटी में, इनेट में भी और एक्वायर्ड में भी। इनेट इम्यूनिटी में जो व्हाइट ब्लड सेल रोल प्ले करते हैं, ये MCQ है, वो आ जाते हैं आपके न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल। और जो आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं वो आपके B और T लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। फिर T के आगे फर्दर टाइप्स हैं, और B और T दोनों के मेमोरी सेल्स बनते हैं जो कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में रोल प्ले करते हैं। और जो मेमोरी सेल्स है उनका भी मैक्रोफेजेस का लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, जब तक वो फाइट नहीं करते वो उनकी डेथ नहीं होती। फिर ये बताया था इनेट इम्यूनिटी के ये कंपोनेंट्स हैं, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। ये आपके ऊपर है ह्यूमोरल है, नीचे सेलुलर है। ह्यूमोरल में एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज बन रहे हैं, और सेलुलर में वो अपने साइटोकाइंस और लिम्फोकाइंस और होल फॉर्मिंग प्रोटीन सेक्रेट करके वो अपना काम कर रहे हैं। इनेट इम्यूनिटी विद इन आवर्स होती है और ये विद इन डेज होती है। ठीक है जी। फिर हमने ये चीज की, इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड, ये गलती से ये लिखा गया, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक, नॉन इसमें से काट दो। ठीक है, और ये इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। ठीक है जी। और फिर उन्होंने आगे बताया है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो स्पेसिफिक होती है उसके आगे 2 हैं, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट, और जो इनेट इम्यूनिटी उसकी फर्स्ट लाइन कंपोनेंट्स है और सेकंड लाइन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये समरी है बेसिकली जो अभी तक आपने पढ़ा, इनेट इम्यूनिटी। अब हमने बात, आज का जो लेक्चर हमारा शुरू होना था वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से शुरू होना था। ठीक है जी। मैंने आज सुना इसलिए नहीं है
कि आप लोगों के कल ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, आप लोगों ने टेस्ट के लिए बिजी थे, आप लोगों ने शायद लेक्चर मेरा सुना कि ना सुना, खुशी में या गम में कि एमसीक्यू कम हो गए, ज्यादा हो गए। तो आज मैंने ये 20 मिनट के अंदर रिपीट कर दिया। किसी को अभी भी ना समझ आई हो तो बात कर सकता है इनेट इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड में अभी शुरू करने लगा हूं। सबको समझ आ गई है इनेट इम्यूनिटी की? यस सर। यस सर। अब दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है आपकी एक्टिव होती है, ठीक है। इसमें एक्टिव ह्यूमोरल आ जाती है, एक्टिव सेलुलर आ जाती है, और पैसिव भी होती है जो कि सिंथेटिक होती है, ठीक है। वो नेचुरल भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है। आर्टिफिशियल जो आप खुद बनाते हो, एंटीबॉडीज, वैक्सीन वगैरह, ठीक है। और जो नेचुरल है वो मदर से जो फीटस में जाती है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम बात करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज बेसिकली अडेप्टिव इम्यूनिटी। जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है, आपकी बॉडी में जो चेंजेस आती है उसके खिलाफ अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, समझो कि वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो टाइप है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, जिसको आप एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हो। अगर आपके टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और वो जो आपका एंटीजन आया उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने टी सेल्स को प्रेजेंट कर दिया, तो फिर आपकी सेलुलर इम्यूनिटी स्टार्ट होगी, जिसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है जी। सेल में वो जो सेलुलर इम्यूनिटी है या टी सेल्स हैं वो फर्दर 3 टाइप्स के हैं: हेल्पर, साइटोटॉक्सिक एंड सुप्रेसर, जिसको रेगुलेटरी भी कहते हैं। अब जो हेल्पर है इसको CD4 सेल्स भी कहते हैं और साइटोटॉक्सिक को CD8 सेल भी कहते हैं, CD8 और CD4। चले अब इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। इट इज द रेजिस्टेंस डेवलप इन द बॉडी अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स और एनी ट्रांसप्लांट टिश्यू फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जब भी किसी की बॉडी में एक ट्रांसप्लांट होता है टिश्यू, तो भी वो फॉरेन पार्टिकल ही है ना, तो उसके लिए भी आपका इम्यून सिस्टम को पहले सुप्रेस किया जाता है। ग्रुपिंग, मैचिंग, टिश्यू मैचिंग, क्लोनिंग, ये सारा कुछ किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद एंड वो आपको इम्यूनोसुप्रेशन ड्रग भी दी जाती हैं जिस पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट होना हो, ताकि आपका इम्यून सिस्टम इनएक्टिव रहे। अगर एक्टिव हो गया तो वो उसके खिलाफ लड़के उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये होती है जी इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम एन अदर बॉडी। इट इज द, बल्कि मैंने सॉरी लेक्चर रिकॉर्डिंग पे नहीं लगाया, रुको जरा। अच्छा, लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लगाना बेटा याद नहीं रहा। खैर, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने आज स्टार्ट करनी थी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है बेसिकली ये रेजिस्टेंस डेवलप इन द बॉडी अगेंस्ट एनी पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम एन अदर बॉडी। जब टिश्यू ट्रांसप्लांट करते हैं तो फिर भी इम्यूनोसुप्रेशन ड्रग दी जाती हैं, ग्रुपिंग मैचिंग तो की जाती है। इट इज द मोस्ट पावरफुल इम्यून मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय द लिम्फोसाइट। जाहिर बात है एक्वायर्ड इम्यूनिटी किससे डिपेंड है? लिम्फोसाइट पे। इनेट इम्यूनिटी के लिए जो सेल यूज हो रहे थे वो आपके कौन से थे? मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, जो फेगोसाइट थे, और नेचुरल किलर सेल। इसके लिए आपके जो यूज हो रहे हैं वो लिम्फोसाइट्स यूज हो रहे हैं। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, 2 टाइप्स हैं जी, सेलुलर और ह्यूमोरल। सेलुलर इम्यूनिटी इज बाय द एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, और ज्यादातर टी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट होते हैं वो वायरस के खिलाफ, अगेंस्ट वायरस, फंजाई और एलर्जिक रिएक्शंस। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और इट इज बाय द एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, और ज्यादा डिफेंस ये प्रोवाइड करती है अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टी लिम्फोसाइट ज्यादा डिफेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट वायरस इन्फेक्शन। मैं ज्यादा का वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा कि सिर्फ वायरस और सिर्फ बैक्टीरिया। बी लिम्फोसाइट्स क्या है? अब हम पहले पढ़ेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो कि बाय द एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट हो रही है और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है। इसको आप बी लिम्फोसाइट्स क्यों कहते हैं? मैंने पहले भी बात की, क्योंकि ये डिस्कवर हुए थे बर्सा ऑफ फैब्रिकस इन बर्ड्स।
बर्ड्स के बरसा पे ये डिस्कवर हुए थे बी सेल्स। और दूसरी रीजन ये है कि इनकी प्रोसेसिंग जो है वो लीवर और बोन मैरो के अंदर ही प्रोसेसिंग होती है, और आफ्टर प्रोसेसिंग दीज आर स्टोर्ड इन लिम्फोइड टिश्यू एंड लिम्फ नोड। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, ये मैच्योर हो जाते हैं, ये जाके स्टोर हो जाते हैं लिम्फोइड टिश्यू में और लिम्फ नोड में। और जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन आता है तो ये क्या करते हैं, ये बी लिम्फोसाइट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है जी। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टू बी लिम्फोसाइट्स आर यूजुअली मैक्रोफेजेस और डेंड्रेटिक सेल्स, लेकिन यूजुअली मैक्रोफेजेस, यानी कि कोई एंटीजन आया, मैक्रोफेजेस ने उस पर अटैक किया, मैक्रोफेजेस से वो काम नहीं हुआ, उसने उसको प्रेजेंट कर दिया बी लिम्फोसाइट्स को। ठीक है जी। अब स्पेसिफिसिटी, ईच टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट इज स्पेसिफिक टू फॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी। हर लिम्फोसाइट जो है बी लिम्फोसाइट वो स्पेसिफिक है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनाने के लिए, लेकिन many lymphocytes form one type of antibody. For example, आपके पास 10 lymphocytes हैं और एंटीबॉडीज 3 बन रही हैं, तो उसमें 3 ऐसे लिम्फोसाइट होंगे जो एक सेम टाइप की एंटीबॉडी बनाएंगे। हाँ, लेकिन वो 3 होंगे उस स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने के लिए। ठीक है। और उस जो वो 3 का क्लोन बनेगा उसको कहेंगे क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स। क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स, दोबारा सुन लो, each type of B lymphocyte is specific to form specific type of antibody. Different lymphocytes that are capable of forming one specific type of antibody are called clone of lymphocytes, and there are different or many types of clone of lymphocyte. एक क्लोन नहीं होती, 10 20 पता नहीं कितनी क्लोन्स होती हैं लिम्फोसाइट की। और क्लोन्स आपने क्यों कहा, क्योंकि एक क्लोन में अगर 10 लिम्फोसाइट हैं तो एक तरह की एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहे हैं, इसलिए उनके फंक्शन के लिहाज से, उनकी सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडी के लिहाज से आपने उनको स्पेसिफिक कर दिया कि ये स्पेसिफिक क्लोन है इस एंटीबॉडी की, ये स्पेसिफिक है फॉर दिस एंटीबॉडी। ड्यू टू दिस स्पेसिफिसिटी डिफरेंट क्लोन्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म। ठीक है जी। अब लिम्फोसाइट्स आर एक्टिवेटेड बाय, किस तरह से लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे, बी लिम्फोसाइट्स किस तरह से एक्टिवेट होंगे। सबसे पहले तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस। आफ्टर फेगोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस पार्शियली डाइजेस्ट एंटीजन, और जाहिर बात है उससे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रही, उससे डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, एंड दीज मैक्रोफेजेस प्रेजेंट एंटीजन टू बी लिम्फोसाइट। ठीक है। एक तो मैक्रोफेजेस का रोल है एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स को। दूसरा आपके हेल्पर, नाम से ही आपको पता चल गया कि टी सेल की टाइप है हेल्पर टी सेल। ये स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोकाइंस रिलीज करते हैं, इंटरल्यूकिन 1 2 3। ठीक है। वो जो लिम्फोकाइंस हैं वो एक्टिवेट करते हैं बी लिम्फोसाइट को, यानी कि आपकी बॉडी में जो हेल्पर सेल्स हैं वो लिम्फोकाइंस सेक्रीट कर रहे हैं, और लिम्फोकाइंस भी हेल्प कर रहे हैं आपके बी लिम्फोसाइट में, यानी कि हेल्पर टी सेल्स एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। रिलीज इंटरल्यूकिन 1 विच प्रमोट ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट। ठीक है। ये इंटरल्यूकिन 1 मैंने आपको कहा ना, ये साइटोकाइंस लिम्फोकाइंस हैं जो कि सेक्रीट होते हैं हेल्पर टी सेल से, और ये भी आपके बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। और दूसरा, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट कब होते हैं, जब मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंट करते हैं इनको। ठीक है जी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम इन 3 स्लाइड्स के अंदर? एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिनेशन, सेलुलर ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है, बी लिम्फोसाइट्स को बी क्यों कहते हैं, उनकी प्रोसेसिंग कहां पे होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन से हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी, उस प्रॉपर्टी का क्या मकसद है, और बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट कैसे होते हैं जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उनको एंटीजन प्रेजेंट करते हैं मैक्रोफेजेस, और हेल्पर टी सेल्स का रोल है उनको एक्टिवेट करने में। सर जी बेटा, मैक्रोफेज और हेल्पर टी सेल्स हैं, ये बारी बारी एक्टिवेट करते हैं या एक दफा में एक चीज उसको एक्टिवेट करती है? बेटा जरा इस स्लाइड को गौर से देखो, मैंने बात की कि मैक्रो बारी एक्टिवेट दोनों नहीं कर रहे, मैक्रोफेज का और काम है, हेल्पर का और काम है। मैक्रोफेज एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये लो जी, ये एंटीजन है, इसको अब तुम इसके ऊपर डिस्ट्रॉय करो।
हेल्पर टी सेल्स उनको एक्टिवेट कर रहे हैं, बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन को, ग्रोथ को इनहांस कर रहे हैं। दोनों का काम सेम तो नहीं है ना बेटा, कि पहले वो करेगा और फिर वो करेगा। दोनों का काम मुख्तलिफ है, लेकिन ये दोनों सेल आपके प्रॉपर काम कर रहे होंगे तो फिर बी लिम्फोसाइट काम करेगा। ठीक है। यस सर। टाइप्स ऑफ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट की फर्दर क्या टाइप्स होती हैं? बी लिम्फोसाइट बेसिकली फर्दर डिवाइड होता है और प्रोड्यूस करता है प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बना देते हैं और मेमोरी सेल जो है वो स्टोर होके बैठ जाते हैं मेमोरी में। वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में उनका रोल है। ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी सेक्रेट करते हैं। अपॉन एंट्री ऑफ एन एंटीजन, बी लिम्फोसाइट enlarge and transform into lymphoblast, which further differentiate to form plasmoblast, which divide at the rate of once every 10 hours for about 9 division to form plasma cell and memory cell. तो जब प्राइमरी एक्सपोजर होता है, पहला एक्सपोजर होता है, तो बी लिम्फोसाइट को इतना काम करना पड़ता है कि बी लिम्फोसाइट जो पड़े हुए हैं लिम्फ नोड में वो इंलार्ज होंगे, वो लिम्फोब्लास्ट में ट्रांसफर होंगे। लिम्फोब्लास्ट डिफरेंशिएट होंगे प्लाज्मोब्लास्ट में, फिर प्लाज्मोब्लास्ट जो है वो डिवाइड होंगे और वो बनाएंगे आपके प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। ठीक है। लेकिन जब सेकंड एक्सपोजर उसी सेम एंटीजन का होता है तो ये सारा प्रोसेसिंग से आप बच जाते हो और मेमोरी सेल ऑलरेडी पड़े होते हैं, वो फटाफट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और पेशेंट को साइन सिम्टम्स आते ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता उसको मसला हुआ है। ठीक है। प्राइमरी एक्सपोजर जो होता है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एक्सपोजर, या आप कह सकते हो प्राइमरी रिस्पॉन्स इज स्लो एज कंपेयर टू सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज क्विकर, और उस क्विकर होने की वजह ये स्लाइड में आपको मैंने बता दी। ठीक है जी। अपॉन एंट्री ऑफ एन एंटीजन, बी लिम्फोसाइट enlarge and transform into lymphoblast, which further प्लाज्मोब्लास्ट, और प्लाज्मोब्लास्ट जो है वो किस तरह डिवाइड होते हैं? वंस एवरी 10, हर 10 घंटे के बाद, और 9 डिवीजन होती हैं तो फॉर्म प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल का क्या रोल है और मेमोरी सेल का क्या रोल है बेटा? Plasma cell produce antibody which are immunoglobulin in nature. These antibodies are called immunoglobulin. These antibodies are released into the lymph and then transported into circulation, और वो उसको सर्कुलेशन में जाके जहां पे वो एंटीजन आएगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। किस तरह से डिस्ट्रॉय एंटीबॉडीज करते हैं ये मैं भी आपको बताता हूं दो तरीकों से। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन और लाइसिस, और एक होता है थ्रू कॉम्प्लीमेंट पाथवे। ठीक है। ये भी हम दोनों पढ़ेंगे, एंटीबॉडीज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी पढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैं प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स जरा आपको क्लियर कर लूं। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी विच आर ग्लोबुलिन इन नेचर। द एंटीबॉडीज आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन. एंटीबॉडीज आर रिलीज इनटू लिम्फ एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्कुलेशन, और वहां ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करते हैं बाय टू पाथवे, एक डायरेक्ट और एक थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे। ये भी मैं आपको पढ़ाता हूं। अब मेमोरी सेल, some of the B lymphocytes activated by the antigen and are transferred into the memory B cells which occupy in the lymph node या lymphatic tissues में वो बैठ जाते हैं। The memory cells are inactive state till the body is exposed to the same organism for the second time. वो inactive बैठे रहते हैं और दोबारा जब उसी ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर होता है तो फिर वो उसके खिलाफ लड़ते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीबॉडीज बना के। ठीक है जी, ये समझ आ गई? आगे चलूं? यस सर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स में जाहिर बात है आपके कौन से सेल इन्वॉल्व होंगे? प्लाज्मा सेल। ठीक है, जो एंटीबॉडीज बना रहे हैं एंड दैट अटैक द एंटीजन डायरेक्टली और बाय कॉम्प्लीमेंट कैस्केड या कॉम्प्लीमेंट पाथवे, और या तो उसको इनएक्टिव कर देंगे या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे उस एंटीजन को। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स ये होता है जब भी पहला एक्सपोजर होता है किसी एंटीजन का हमारी बॉडी में, तो हमारे जो प्लाज्मा सेल हैं, ये प्लाज्मा लिखा हुआ है,
ठीक है। हमारे जो प्लाज्मा सेल हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं दैट अटैक द एंटीजन डायरेक्टली और बाय कॉम्प्लीमेंट पाथवे, और इनएक्टिवेट कर देंगे एंटीजन को या उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। व्हाट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स? Entry of same antigen next time will cause a much more rapid and much more potent antibody response which remain for month because of memory cell. This is called secondary response. और ये आप लिख लो नीचे दूसरा लाइन, this response is faster as compared to primary response and this response is slow as compared to secondary response. ये इसका दूसरा पॉइंट भी आपका डिफरेंस अगर आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन करवाता है, प्लाज्मा सेल, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स कौन कराता है, मेमोरी सेल। और जब फर्स्ट टाइम एंटीजन आती है तो आपको प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, जब सेकंड टाइम वही सेम ऑर्गेनिज्म आता है तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहलाता है। और ये स्लो होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, वो फास्टर होता है। ये तीन डिफरेंस आपको आने चाहिए, सेल का डिफरेंस, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस कि फर्स्ट टाइम जब एक्सपोजर होगा और जब उसी ऑर्गेनिज्म का सेकंड टाइम एक्सपोजर होगा, और तीसरा मैंने आपको बताया स्लो और फास्ट वाला। ये लिखा नहीं हुआ, या तो इसको ऐड कर लो या याद रख लेना। ये दोबारा प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपने डायग्रामेटिकल पिक्चर आपको दिखाई है कि फर्स्ट एक्सपोजर टू अ पैथोजेनिक एंटीजन, ठीक है, पहला एक्सपोजर हुआ है तो क्या होगा, ये कौन एक्सप्लेन करेगा जरा इस डायग्राम को आप में से? कि मैं ही कर दूं? अच्छा, इसमें बेटा बताया ये हुआ है कि आपने नॉन विरुलेंट एंटीजेनिक पैथोजन थ्रू वैक्सीन, आपने वैक्सीन लगा दी है, ये बल्कि इसको भी छोड़ो, पहले हम ये वाला कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सपोजर टू अ पैथोजेनिक एंटीजन हुआ, ठीक है, जैसे ही एक्सपोजर एंटीजन हुआ तो क्या हुआ, आपके जो ये है विरुलेंट पोर्शन और एक एंटीजेनिक पोर्शन होता है, ठीक है। अब ये जो विरुलेंट पोर्शन है ये डिजीज कॉज करता है, और एंटीजेनिक पोर्शन जो है वो क्या करता है, वो स्पेसिफिक बी सेल की कॉलोन को एक्टिवेट कर देता है। जब बी सेल की कॉलोन एक्टिवेट हो जाएगी तो वो प्लाज्मा सेल बनाएगी और प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज बनेगी, स्लो वीक, ठीक है। एंटीजन के दो पोर्शन होते हैं, एक एंटीजेनिक पोर्शन और एक विरुलेंट पोर्शन। ये बेसिकली आपने पढ़ना पैथो में है, अभी आपकी गाइडन में ये नहीं लिखा होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं। अगर आपको ये ना भी समझ आए तो इतना बड़े वो लॉजिक नहीं, आपको ये इतना ही पता होना चाहिए कि एंटीजन आया तो क्या होगा, लेकिन ये जरा थोड़ा सुन लो तो अच्छा है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंटीजन के दो पोर्शन है जी, विरुलेंट पोर्शन और एंटीजेनिक पोर्शन। विरुलेंट वो है जो डिजीज कॉज कर रहा है, विरुलेंट पोर्शन ने डिजीज कॉज कर दी, ठीक है जी। और जो एंटीजेनिक पोर्शन है उसने क्या किया, उसकी वजह से आपके जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट हो गए। बी लिम्फोसाइट अब एक तो मेमोरी सेल बना देंगे और दूसरे वो प्लाज्मा सेल बना देंगे। मेमोरी सेल आपके लॉन्ग टर्म के लिए लिम्फेटिक टिश्यू में जाके बैठ जाएंगे, ठीक है, और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाएंगे और एंटीबॉडीज जो है वो जाके उसको न्यूट्रलाइज करेंगी। किस तरह से, या डायरेक्ट उसको एग्लूटिनेशन उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी या उस थ्रू कॉम्प्लीमेंट पाथवे, और ये प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा जो स्लो और वीक होगा। अब ये एंटीजेनिक पोर्शन, यहाँ स्पेसिफिक बी सेल क्लोन लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक बी सेल्स की क्लोन, यानी कि इस एंटीजन के खिलाफ जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बननी है उसको ये सिर्फ एक्टिवेट करेंगे, ठीक है जी। फिर दोबारा एक्सपोजर हुआ सेम विरुलेंट पैथोजन का, दोबारा एक्सपोजर हुआ सेम विरुलेंट पैथोजन का, तो मेमोरी सेल जो बने हुए थे वो कन्वर्ट हुए प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडीज बना दी, यानी कि वो जो सारा प्रोसेस हो रहा था बी सेल्स क्लोन को एक्टिवेट करने का और वो प्लाज्मोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट वाली चीज वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। मेमोरी सेल डायरेक्ट प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होंगे और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देंगे और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, और नो डिजीज, सेकेंड टाइम कोई डिजीज कॉज नहीं होगी, डिजीज से पहले ही उस पर अटैक हो जाएगा, डिजीज का वेट नहीं होगा, ठीक है। सर ये जो दोनों रिस्पॉन्सेज हैं उनमें आईजीजी ज्यादा होगी ना, मेजर होगी जी? सर ये जो दोनों रिस्पॉन्सेज हैं इनमें आईजीजी ज्यादा होगी? प्राइमरी रिस्पॉन्स में
कौन सी ज्यादा होगी आपके ख्याल में? IgM। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में IgG होती है ज्यादा। ठीक ठीक। चलें, अब ये वाला मैं जो जहां पे सर्कल लगा रहा हूं, ये किस किस को समझ नहीं आया? ये जो वैक्सीन वाली बात है, ये मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूं, क्योंकि अभी आपने पढ़ी नहीं है वैक्सीनेशन, तो आपको नहीं समझ आएगी। लेकिन फिर भी एक दफा मैं गो थ्रू इसको कर दूंगा, दोबारा जब पढ़ाऊंगा तो फिर इस फ्लो चार्ट पे आऊंगा। ये प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स की किसको समझ नहीं आई? सर सेकेंडरी रिपीट कर रहे हैं। बेटा प्राइमरी रिस्पॉन्स मैंने ये बताया कि फर्स्ट एक्सपोजर हुआ, एंटीजन आया। एंटीजन के दो पोर्शन, एक एंटीजेनिक और एक विरुलेंट। विरुलेंट वो पोर्शन होता है जो डिजीज कॉज करता है। अब डिजीज वहां पे आपकी कॉज हो गई है, ठीक है, लेकिन एंटीजेनिक पोर्शन ने क्या किया, उन्होंने उस बी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। बी सेल्स एक्टिवेट जब होंगे लिम्फेटिक टिश्यू में, तो वो पहले वही लिम्फोब्लास्ट, फिर प्लाज्मोब्लास्ट और फिर प्लाज्मा सेल बन जाएंगे, और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बना के उसको खत्म कर देंगे, उसका विरुलेंट इफेक्ट। किस तरह से? बाय कॉम्प्लीमेंट पाथवे उसको लाइसिस कर देंगे, या फिर उसका डायरेक्ट पाथवे होता है एग्लूटिनेशन वगैरह, प्रेसिपिटेशन कर देंगे, ठीक है। और दूसरा मेमोरी सेल्स भी साथ बन जाएंगे जब दोबारा एक्सपोजर हुआ उसी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो आपके पास मेमोरी सेल है, मेमोरी सेल फटाफट प्लाज्मा सेल बनाएंगे और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बना उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और ये फास्टर रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, अब ये दोबारा दूसरा वैक्सीन वाला भी देख लो, लेकिन ये बाद में दोबारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये है कि आपने एक नॉन विरुलेंट एंटीजन थ्रू वैक्सीन आपने इंजेक्ट कर दिया। वैक्सीन यही होती है ना, आप अब जैसे कि अभी जो कोरोना की वैक्सीन भी है, उसमें भी यही हो रहा है कि डेड वो इंजेक्ट कर रहे हैं एंटीजन, ठीक है। तो डेड वायरस है, वो विरुलेंट नहीं है, तो उसके पास जो विरुलेंट पोर्शन है वो तो है ही नहीं है, नो डिजीज, ठीक है। और जो आपका ये है एंटीजेनिक पोर्शन, वो आपके स्पेसिफिक बी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। बी सेल्स प्लाज्मा सेल को करेगा और एंटीबॉडी बना देगा, लेकिन इन एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वो विरुलेंस कॉज ही नहीं कर रहा। और साथ आपके मेमोरी सेल्स भी बन जाएंगे, और ये मेमोरी सेल दोबारा जब एक्सपोजर होगा तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है जी, समझ आ गई? सर ये जैसे वैक्सीन Yes, sir. डोजेस का क्या है? आपको समझा दूं, जैसे कोरोना है, कोरोना में जब एंटीबॉडीज कहते हैं ना जी, पहले जब कोरोना किसी को होता है तो दोबारा नहीं होता, उसमें यही होता है कि उसके प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बना देते हैं, जब दोबारा ऑर्गेनिज्म आता है तो वो उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन ये लॉन्ग लाइफ नहीं होते, लॉन्ग लाइफ मेमोरी सेल होते हैं। जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो बैठे रहते हैं जब तक कि वो अपना काम ना कर ले। इसलिए कहते थे पहले, आपने सुना होगा कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद दोबारा वायरस, वो दोबारा उसको इन्फेक्शन होने का चांस है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज का टाइटर कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और मेमोरी सेल अगर उसके बन गए हुए हैं तो फिर उसका लॉन्ग लाइफ होगा, जब तक कि मेमोरी सेल खत्म नहीं होते, और वो नहीं होते खत्म, ठीक है। सर तो अभी मेमोरी सेल्स भी आपके साथ ही लेवल पे बन जाते हैं बेटा, ना? अभी जो मैंने आपके लेवल पे बताना था, वो ये जो आपका राइट साइड पे ये वाला पाथवे है ना, ये आपने करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सपोजर। क्योंकि ये मुझे वो बर्न एंड लीवी से मिली है, इस तरह की डायग्राम थी कि जिसमें ये साथ उन्होंने वैक्सीनेशन का भी बताया हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं स्टूडेंट्स को ये भी थोड़ा बता दूंगा, लेकिन ये मैं एंड पे दोबारा इस पे आऊंगा, ठीक है। अभी आप प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स देखो, ये ना देखो कि नॉन विरुलेंट एंटीजन आपने इंजेक्ट किया थ्रू वैक्सीन, अब ये लिखो कि एंटीजन आ गया, उसमें विरुलेंट पोर्शन भी था, उसमें एंटीजेनिक पोर्शन भी था, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ, फिर मेमोरी सेल बने तो उसका सेकेंडरी रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है जी, समझ आ गई? सर एक क्वेश्चन है, करो जी। जो अभी वैक्सीनेशन लग रही है वो 2 डोजेस में क्यों लगती है? वो 2 डोज ताकि स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज बने, सर और कुछ कहते तो हैं कि एक ही दूसरी होता है। डोज के 2 वीक्स के बाद, दूसरी डोज के 2 वीक्स के बाद आपका टाइटर इतना होता है कि आप सेफ होते हो। अच्छा जी, ये बेटा प्राइमरी रिस्पॉन्स है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, टाइम ऑफ फर्स्ट एक्सपोजर टू माइक्रोबियल एंटीजन, ठीक है, वीक्स में होता है ये और ये स्लो रिस्पॉन्स है, ये देख लो।
और ये जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है ये क्विकर और फास्ट रिस्पॉन्स है। ठीक है, मजीद इसको ये देखो, जब पहली दफा एंटीजन आया तो आपकी बॉडी ने स्लो रिस्पॉन्स किया, जब दोबारा वो एक्सपोजर हुआ तो वो फास्ट अब्रप्ट रिस्पॉन्स आया, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है जी। अब एंटीबॉडीज क्या होती हैं, क्योंकि हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए एंटीबॉडीज क्या होती हैं। और ये मैंने आपको बताया भी था कि हम एंटीबॉडीज आगे जाके डिटेल में उनके फंक्शंस, उनका नाम, उनको क्यों आईजीजी आईजीएम कहते हैं, ये बात हम करेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? पता लग गया कि कौन सा सेल प्राइमरी करेगा, कौन सा सेल सेकेंडरी करेगा। और फर्स्ट टाइम एक्सपोजर प्राइमरी होता है, सेकंड टाइम सेकेंडरी होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है, सेकेंडरी फास्ट होता है। और एंटीजन जब आता है उसके दो पोर्शन होते हैं, ठीक है, एक विरुलेंट होता है और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा एंटीजेनिक जो होता है वो बेसिकली एंटीबॉडीज यानी कि बी सेल्स को एक्टिवेट करता है, और जो विरुलेंट पोर्शन है वो डिजीज कॉज करता है। ठीक है, ये अभी आपको समझ आ गई। अब एंटीबॉडीज की बात करते हैं। ग्राफ अगर आ जाता है, वैसे तो प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स का डिफरेंस ही पूछते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो आप ये फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, ये वाला नहीं बनाना। ठीक है, ये भी अगर बना दोगे तो नंबर मिलेंगे तो नहीं और कटेंगे भी नहीं। ठीक है, लेकिन इसको आपने कंप्लीट बनाना है, प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स का ये फ्लो चार्ट जो है, चाहे अपनी उसमें बना लो कि इधर ये एक एरो डिजीज का, ये उसका कर लो, ये वाली चीज आपने खत्म करनी है ना। तो प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज फिर इस पे अटैक करके इसको डिजीज नो डिजीज करेंगे, डिस्ट्रॉय पहले कर देंगे डिजीज कॉज करने से पहले। दूसरा ये भी आप बना सकते हो, ठीक है, कि पहले में प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है तो सीरम एंटीबॉडीज टाइटर कम होता है, जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है तो मेमोरी सेल तो बने होते हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय तो कर देते हैं, उसके साथ दोबारा और भी एंटीबॉडीज ऐड हो जाती हैं। ठीक है, और ये रिस्पॉन्स फास्टर होता है और इसमें ज्यादा एंटीबॉडी टाइटर भी हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, अगर मेमोरी होते हैं तो एक ही वायरल डिजीज हमें दूसरी दफा भी तो हो जाती है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो फ्लू हमें बार बार हो जाता है, वो क्यों फिर से? नहीं, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, उसके एंटीबॉडीज मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, कईयों के ऐसे होते हैं कि जो कि उनका ड्यूरेशन कम होता है। जैसे अभी कोरोना का बिल्कुल किसी को कोई पता नहीं है कि इसके एंटीबॉडीज का सर्वाइवल कितना है। तभी तो कभी वो कह रहे थे कि शुरू में जब जिसको एक दफा इन्फेक्शन हो जी दोबारा नहीं हो सकता, फिर कहना शुरू हो गया जब कईयों को होना शुरू हो गया तो जी 6 महीने तक इसकी है। ठीक है, अब वैक्सीन भी लग रही है और अभी किसी को नहीं पता कि ये वैक्सीन साल के लिए, 2 के लिए, 10 के लिए, इस पर कोई रिसर्च अभी नहीं हुई। इन्फ्लुएंजा की भी वैक्सीन है, अगर हर साल आप वैक्सीन लगाते हो इन्फ्लुएंजा की तो उस साल आप इन्फ्लुएंजा से सेफ हो सकते हो। जी सर, थैंक यू। Antibodies or immunoglobulin are produced by B lymphocyte in response to presence of antigen. एंटीबॉडीज आपको पता है ये इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होती हैं जब एंटीजन आपकी बॉडी में आता है। तो दीज आर गैमा ग्लोबुलिन विद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1,60,000 से 9,70,000। अब इसकी बेटा 2 चेन होती हैं, 4 चेन होती हैं, 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। ये बाहर वाली 2 लाइट चेन है और अंदर वाली 2 हैवी चेन है। आपस में ये जो चेन जुड़ी हुई हैं ये डाई सल्फाइड लिंकेज से जुड़ी हुई हैं। ये एमसीक्यू है सारे, ठीक है। अगर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी आ जाए तो भी आपने ये बनाना है, और नहीं तो वैसे ये ज्यादातर एमसीक्यू में आता है कि ये जो 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है एंटीबॉडीज की, ठीक है, और आपस में जुड़ी हुई है डाई सल्फाइड ब्रिज के थ्रू या लिंकेज के थ्रू। दोनों चेन्स का 2 पोर्शन होते हैं, एक वेरिएबल रीजन होता है और एक कांस्टेंट रीजन होता है। हैवी 2 जो चेन है उनका भी कांस्टेंट रीजन है और उनका वेरिएबल रीजन है। लाइट चेन का भी कांस्टेंट रीजन है और ये जो ग्रीन वाला है ये वेरिएबल रीजन है। और वेरिएबल रीजन इज द साइट फॉर एंटीजन बाइंडिंग। ये एमसीक्यू है कि कौन सा रीजन है एंटीबॉडी का जहां पे एंटीजन बाइंड करती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सी है एंटीबॉडी की, तो वो है वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट एंड हैवी चेन, ठीक है, कांस्टेंट रीजन नहीं है। तो आपको अगर ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी भी आ जाए, आपने बिल्कुल इसी तरह से 4 पॉइंट उसमें लिखने हैं
लाइट चेन, हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन, वेरिएबल रीजन और डाइसल्फाइड लिंकेज। बस इस तरह ये 5 आपने लेबल कर देने हैं और एट द एंड आपने लिख देना है कि वेरिएबल रीजन इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब एंटीबॉडी स्ट्रक्चर जी, ये एंटीबॉडी का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। वो आपको बेटा बताएंगे बायोकेम वाले, वो तो इसके अंदर आपको काफी कुछ बताएंगे, जो कि हम तो हमारे फिजियो के लिहाज से, फंक्शनल के लिहाज से ये इस तरह ही आपने बनाना है। ओके सर। टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी बेसिकली मैंने आपको बताया 5 टाइप्स हैं, इससे भी ज्यादा है, लेकिन 5 मेजर टाइप्स आप पढ़ते हो, IgA, IgM, IgG, IgE, IgD। IgA को IgA क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अल्फा चेन्स होती हैं, M में म्यू चेन होती है, G में गैमा चेन है, E में एप्सिलॉन है और D में डेल्टा है। ठीक है जी। अब जो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्स में होती है वो है IgM। अगर किसी बंदे को कोई इन्फेक्शन हुआ है, अल्लाह माफ करे किसी को कोई कोरोना ही है, तो कोरोना में जब आप शुरू में करवाते हो तो उस बंदे का IgM और IgG दोनों पॉजिटिव आते हैं, तो वो समझो कि टॉप है, टॉप फेज ऑफ डिजीज है। अगर सिर्फ IgM आता है तो इनिशियल स्टेजेस है। ठीक है, अगर सिर्फ IgG आता है तो ये बेसिकली सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, फाइनल एंड हो गया है उस डिजीज का। ठीक है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स है। तो पहले मैं M और G की बात करूंगा। IgM जिसमें म्यू चेन है, थर्ड हाईएस्ट सीरम एंटीबॉडी है, फर्स्ट एंटीबॉडी मेड बाय फीटस एंड बी सेल्स। जो पहली एंटीबॉडी बीटा सेल्स, बीटा लिम्फोसाइट के बी लिम्फोसाइट बनाते हैं वो IgM है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। जो एंटीबॉडीज बाकियों के भी काम है, ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में इसका रोल है। ठीक है, और ये एंटीबॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स की एंटीबॉडी है। यहां अब MCQ 2 हैं, एक तो थर्ड हाईएस्ट सीरम एंटीबॉडी, दूसरा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की सिर्फ ये नहीं होती, IgG भी कॉम्प्लीमेंट फिक्स करती है। ठीक है, इसलिए वो कोई MCQ अलहदा से नहीं बन सकता, उसमें M और G दोनों का जिक्र होगा। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स ओनली को जो शो करती है वो IgM है, ये MCQ है। मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी जो है वो IgG है। मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी या सबसे ज्यादा एंटीबॉडी जो हमारी होती है वो है IgG, 80% तक, 75 से 85% तक। और जो एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करती है वो भी IgG है। इम्यूनिटी फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हो पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, वो IgG के थ्रू मिलती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। इम्यूनिटी फ्रॉम मदर टू फीटस IgG के थ्रू मिलती है, क्योंकि प्लेसेंटा को ये ट्रांसफर करती है, प्लेसेंटा को ये क्रॉस करती है, मोस्ट अबंडेंट है। और ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स दोनों में होती है। ठीक है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्कुलेटिंग टॉक्सिन। IgM सिर्फ प्राइमरी रिस्पॉन्स को शो करती है, IgG प्राइमरी को रिस्पॉन्स को शो करती है, लेकिन M अगर ना हो और सिर्फ IgG हो तो वो फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स को भी शो करती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्कुलेटिंग टॉक्सिन, वो तो खैर ये सारी ही करती हैं। तो बेटा 2 इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज मैंने अभी बताई, IgG और M। इन्हीं में से ही कोई ना कोई MCQ आता है, क्योंकि ये ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IgG प्राइमरी रिस्पॉन्स में, IgM प्राइमरी रिस्पॉन्स में, IgG प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। ये पहला MCQ। दूसरा, प्लेसेंटा को कौन सी क्रॉस करती है? IgG। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कौन सी देती है? IgG, क्योंकि प्लेसेंटा यही क्रॉस करती है। मोस्ट अबंडेंट कौन सी है? IgG। कॉम्प्लीमेंट फिक्स कौन सी करती हैं? ये दोनों करती हैं, G और M। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। और इनके नाम क्यों है? म्यू चेन और गैमा चेन की वजह से। अब IgA अल्फा चेन, ये सेकंड हाईएस्ट सीरम एंटीबॉडीज है। और ये बेटा IgA जो है एक्सटर्नल सेक्रीशंस लाइक टीयर्स के अंदर होती है, लोकलाइज्ड डिफेंस मैकेनिज्म देती है स्पेसिफिक एरियाज को। जैसे उन्होंने एग्जांपल दे दी टीयर्स। ठीक है, कोई आंख में चीज चली गई है, ब्लिंकिंग होगी, उससे नहीं निकलेगा तो टीयर्स आएंगे।
ठीक है। और आपने देखा होगा कि कई लोगों को नेचुरल टीयर्स ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं ताकि उनकी आंख की सफाई हो जाए। तो ये लोकलाइज्ड बेसिकली डिफेंस प्रोवाइड करती है। आईजी में एप्सिलॉन चेन है और ये आप इसका पढ़ चुके हो, बेजोफिल के अंदर रोल है। कैसे? क्योंकि जब भी कोई एलर्जन आएगा, एलर्जी में रोल है ना, एलर्जन आएगा तो ये उसके साथ प्रोड्यूस होगी और ये उसके साथ बाइंड हो जाएगी, बाइंड होके कम्प्लेक्स बना देगी और वो कम्प्लेक्स किसके साथ जाके जुड़ जाएगा? बेजोफिल और मैस्ट सेल्स के साथ। कैल्शियम की इन्फ्लक्स होगी, कैल्शियम क्या करेगा? उसके ग्रेन्यूल्स को फ्यूज कर देगा और ग्रेन्यूल्स रप्चर होंगे तो एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस होंगी। ठीक है, ये आप पहले पढ़ चुके हो बेजोफिल के फंक्शन में, इसकी डिटेल। आईजीडी डेल्टा, ठीक है, ये फोर्थ हाईएस्ट है, इन्वॉल्व इन रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन बाय बी लिम्फोसाइट। ये सिर्फ बी लिम्फोसाइट की हेल्प करते हैं एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में, और इसका कोई काम नहीं है, या शायद अभी तक पता किसी को नहीं चला इसका काम। ठीक है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट एम और जी आपसे पूछी जा सकती है, और ई भी पूछी जा सकती है क्योंकि बेजोफिल आप लोग पढ़ चुके हो। ए और डी के बारे में बात कम की जाती है। ठीक है जी। सर आपने एंटीबॉडी के 4 पॉइंट्स मेंशन किए थे, तो वो जो पिछली स्लाइड में थे तो वो कौन से थे? आप फिर से रिपीट बेटा मैंने कहा था कि 2 लाइट चेन है, 2 हैवी चेन है। ये चेन्स आपस में जुड़ी हैं डाइसल्फाइड लिंकेज। इन हर चेन के 2-2 पार्ट्स हैं, एक वेरिएबल पार्ट, एक कांस्टेंट। एंटीजन बाइंडिंग साइट है। जी, थैंक यू सर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी क्या है जी? डायरेक्ट एक्शन है और थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ये सारी जो एंटीबॉडीज, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो 2 तरह से है, डायरेक्ट एक्शन और थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, अब मैंने ये आपको ये भी इसका एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगा और एक फ्लो चार्ट मैं यहाँ पे ये भी दिखाऊंगा, और एक गाइटन में भी है। आपको जो अच्छा लगे आपने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ड्रा करना है, जिसकी समझ आ जाए। 2 तरह से एक्ट करती हैं, डायरेक्ट एक्शन और थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। डायरेक्ट एक्शन तो होता है बेटा एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन और लाइसिस। यानी कि एग्लूटिनेशन का मतलब है एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो गया और एग्लूटिनेट होगी, वो प्रेसिपिटेट आउट हो गई एंटीजन। न्यूट्रलाइजेशन, उसकी जो आपकी एंटीजेनिक वो जो है क्या उसका विरुलेंट साइट है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, डिजीज कॉज नहीं करने दी। ठीक है, और लाइसिस उसको तोड़ दिया, उसकी मेम्ब्रेन को। तो या तो ये डायरेक्ट एक्शन करेगी और इस डायरेक्ट एक्शन के नतीजे में एट द एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन और फंक्शन और लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ एंटीजन होगा। दूसरा है जी, बस 10 मिनट का रह गया। हाँ जी, सही चल, थैंक यू। और दूसरा है जी थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के भी 2 तरीके हैं, एक क्लासिकल पाथवे है और एक अल्टरनेट पाथवे है। एक क्लासिकल पाथवे और एक अल्टरनेट पाथवे है। क्लासिकल पाथवे बेसिकली आपका, फिर उसमें क्या होता है कि एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन दूसरी को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को और एक्टिवेट करती जाती है। एट द एंड लिटिक कम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है। लिटिक कम्प्लेक्स C5b6 7 8 9 को कहते हैं जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, और वो जाके फिर कर देती हैं ये लाइसिस। लिटिक कम्प्लेक्स लाइसिस करेगा। ऑप्सोनाइजेशन भी इसमें से कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो ऑप्सोनाइजेशन करती हैं, उसको टेस्टी बनाती हैं। ठीक है, कीमोटैक्सिस में रोल होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स का। एग्लूटिनेशन, मास्ट सेल्स की एक्टिवेशन में रोल होता है। तो क्लासिकल पाथवे का ये नतीजा है और एट द एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन होगी। अभी मैं द डिटेल क्लासिकल पाथवे आपको पढ़ाता हूं, जस्ट उसका रिजल्ट बता रहा हूं। अल्टरनेट पाथवे में आपका फैक्टर 1 बाइंड होता है जो डायरेक्ट जाके C5 और 3 को एक्टिवेट कर देता है, और C3 और 5 फिर बेसिकली क्लासिकल पाथवे तो C1 से स्टार्ट होता है ना, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 3 फिर 5, इस तरह से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये जो स्टार्ट वो कहते हैं ये फैक्टर 1 एक्टिवेट होता है, फैक्टर 1 से बाइंड हो जाता है, और फैक्टर 1 डायरेक्ट जाके 3 और 5 को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि काम बेसिकली 3 और 5 का ही है। मजीद इसको आगे आगे पढ़ते जाएंगे, ये 3-4 स्लाइडें करके फिर मैं आपको समराइज करता हूं। डायरेक्ट एक्शन, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन और लाइसिस।
ठीक है। सॉल्युबल जो एंटीजन होती हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है, उसको मास्क कर देती हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं और लाइसिस उसको तोड़ देती हैं। बाय कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन क्लासिकल पाथवे और अल्टरनेट पाथवे। कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन से होना क्या है, एट द एंड होना है इन्फ्लेमेशन, फेगोसाइटोसिस और सेल लाइसिस, ठीक है। और एक क्लासिकल पाथवे होता है, एक अल्टरनेट पाथवे होता है। अब डायरेक्ट एक्शन एग्लूटिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच लार्ज पार्टिकल विद एंटीजन ऑन देयर सरफेस आर बाउंड टुगेदर इनटू क्लम्प। क्लम्पिंग हो जाती है उनकी, प्रेसिपिटेशन में वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन में वो टॉक्सिक साइट्स को कवर कर देती है, लाइसिस में वो डायरेक्टली अटैक करती है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको तोड़ देती है। एंटीजन एंटीबॉडी जो बॉन्डिंग होती है उसके में जो फोर्सेस रोल प्ले करती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक अट्रैक्शन और वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। उनकी बॉन्डिंग ये वाली फोर्सेस के थ्रू होती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज बेसिकली डिफेंस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 30 प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। ये सारी प्रोटीन ऑलमोस्ट लीवर से प्रोड्यूस होती हैं और सर्कुलेशन के अंदर आपको ये मिलती हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट किल माइक्रोब्स इन 3 वेज, ऑप्सोनाइजेशन करके, उसकी इन्फ्लेमेशन यानी कि फेगोसाइटोसिस करके, और फिर उसको तोड़ के साइटोलाइसिस करके। कॉम्प्लीमेंट वर्क एज अ कैस्केड, कैस्केड होता है एक दूसरे को एक्टिवेट करती है, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथे को। कैस्केड इज व्हेन वन रिएक्शन ट्रिगर अनदर रिएक्शन व्हिच ट्रिगर अदर एंड सो ऑन। दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन ग्रो वेरी फास्ट। ये बड़ा तेज सिस्टम होता है, एक दूसरे को एक्टिवेट, दूसरा तीसरे को, और ये सिस्टम चलता है कैस्केड की तरह। कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन्स है वो कैस्केड की तरह एक्ट करती हैं, काम करती हैं। अब ये देख ले गौर से, क्लासिकल पाथवे। चले हम ना सिर्फ यहां तक ही पढ़ लेते हैं, काफी टाइम तो अब आगे। अगर आपके पास अभी तो 10 मिनट है ना बच्चों? यस सर। चले हम बी लिम्फोसाइट तो आज खत्म करें ना, टी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को करेंगे। क्लासिकल पाथवे इज अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स बिकॉज इट रिलाइज ऑन एंटीबॉडी टू इनिशिएट इट। अब पहले क्या हुआ ये देखें डायग्राम, इसमें एंटीजन आया, माइक्रोब आया, उसके ऊपर एंटीजन लगे हुए हैं। इन एंटीजन के साथ ये वाई शेप एंटीबॉडी बाइंड हो रही है और एक कम्प्लेक्स बन रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। ये कम्प्लेक्स एक्टिवेट कर रहा है आपके सर्कुलेशन के अंदर क्लासिकल ये जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है C1। C1 एक्टिवेट कर रही है 2 को और 4 को, नॉट 3, 2 को और 4 को। 2 जब एक्टिवेट होगी उसके 2 पार्ट्स होंगे, 2A और 2B। ये 2 पार्ट्स में क्लीव हो जाएगी, 2 डिवाइड हो जाएगी, 2A और 2B। 4A और 4B में दोनों का जो B पार्ट है, 2B और 4B, वो C3 को एक्टिवेट कर देगा। C3 एक्टिवेट होगी तो वो भी C3B और 3A में हो जाएगी, ठीक है जी। यहां तक इसको जरा गौर से देखो। ये अगर कहते हो तो पढ़ भी देता हूँ। C1 become activated when it bind to the end of antibodies. Once C1 is activated, it activate 2 other complement protein 2 and 4 by cutting them in half. C2 is cleaved into 2A and 2B, 4 cleaved into 4A and 4B. दोनों का 2B और 4B पार्ट जो है वो मिलेगा आपस में और वो C3 को एक्टिवेट कर देगा। 2A और 4A जो है वो डिफ्यूज अवे, उनका कोई काम नहीं है, वो डिफ्यूज हो जाएगा और कहीं जाके वो अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और 2B और 4B जाके C3 को एक्टिवेट करेंगे और C3 जो है वो एक्टिवेट होके क्लीव हो जाएगी 3A और 3B। ठीक हो गया जी? यस सर। चलिए यस सर। अब जो 3 यहाँ पे 3A और 3B में हो रही थी, 3B जो है वो 5 को एक्टिवेट करेगी। 5 एक्टिवेट हो, 3B जो है वो एक तो 5 को एक्टिवेट करेगी और एक 3B जो है वो ऑप्सोनाइजेशन के तौर पे एक्ट करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन एक्ट एज ऑप्सोनिन। तो 3B एक्ट एज ऑप्सोनिन, ठीक है। ये उसकी कोटिंग कर देगी और उसको टेस्टी टू इनगल्फ बना देगी, उसकी फेगोसाइटोसिस में आसानी कर देगी। एक तो 3B का ये काम है। दूसरा 3B क्या करेगी, C5 को एक्टिवेट करेगी और वो 5B और 5A में हो जाएगी। अब ये 5A और 3A
दोनों बेसिकली इन्फ्लेमेशन में इनका रोल है। ये मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और ये इन्फ्लेमेशन के अंदर इनका रोल है। ये भी एमसीक्यू है। इन्फ्लेमेशन में जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन रोल प्ले करती हैं वो कौन सी हैं? 3A और 5A। ऑप्सोनाइजेशन के तौर पे जो रोल प्ले करती हैं वो 3B है, ऑप्सोनिन के तौर पे एक्ट करती हैं। और लिटिक कम्प्लेक्स बनता है 5B 6 7 8 9। ये 5B जो है आपकी 6 7 8 9 के साथ मिलती है तो इसको कहते हैं लिटिक कम्प्लेक्स, और ये लाइसिस कर देती है आपकी एंटीजन जो आया है उसको तोड़ देगी, उसकी मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगी। ठीक है। क्लासिकल पाथवे एंटीबॉडीज दो तरह से कर रही थी। डायरेक्ट एक्शन था जो मैंने आपको बताया, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, लाइसिस। और फिर था दूसरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अब दो तरह से एक्टिवेट होगा, एक क्लासिकल पाथवे और एक अल्टरनेट पाथवे। क्लासिकल पाथवे आपके वो कह रहे हैं कि 30 और उससे भी ज्यादा आपकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं। ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन कैस्केड की तरह अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। अब होता कैसे है, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसके ऊपर एंटीजन होता है, सबसे पहले एंटीजन के साथ एंटीबॉडी लगता है तो वो कम्प्लेक्स बन जाता है। वो कम्प्लेक्स C1 को एक्टिवेट कर देता है। C1 एक्टिवेट होता है तो वो C2 और 4 को करता है। यहाँ पे एक रटा है समझने वाला कि 3 अभी नहीं हुआ, 2 और 4 एक्टिवेट हुआ है। 2 और 4 जब है वो टूट के 2A और 2B और 4A और 4B में हो जाएंगे। दोनों का जो A पार्ट है वो डिफ्यूज अवे और B पार्ट C3 को एक्टिवेट कर देगा। C3 एक्टिवेट होगा 3A और 3B में। 3B के अब दो काम है, एक तो एज ऑप्सोनिन एक्ट करेगी और फेगोसाइटोसिस में हेल्प करेगी, और दूसरा ये C5 को एक्टिवेट करेगी, C5B और 5A में। अब 5A और 3A जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन इन्फ्लेमेशन के अंदर रोल इनका है। ठीक है जी। और 5B जो है वो आपका 6 7 8 9 के साथ मिलेगा और लिटिक कम्प्लेक्स बनाएगा और ये उसको खत्म कर देगा। ठीक है। ये और एक और चीज भी आपको बता दूं, जो ये 5A है ये वो कीमोटैक्सिस में भी इसका रोल है, वो भी इन्फ्लेमेशन में ही आ जाएगा। वैसे तो आप कह सकते हो 3A और 5A जो है इन्फ्लेमेशन में इसका रोल है। ठीक है। और अब ये भी पढ़ लो 3,5B is an opsonin. Opsonin are molecules that bind both to bacteria and phagocyte. Opsonization increase phagocytosis by 1000-fold. ऑप्सोनाइजेशन की वजह से फेगोसाइटोसिस आसान हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है। C3A इंक्रीज इन्फ्लेमेशन, ठीक है, बाय द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज करके इन्फ्लेमेशन आसान करता है। और C5A जो है डिस्पर्स अवे फ्रॉम द बैक्टीरिया, बाइंड टू मास्ट सेल्स एंड इंक्रीज इन्फ्लेमेशन। मोस्ट पावरफुल कीमोटैक्टिक फैक्टर। C5 जो A है वो कीमोटैक्टिक फैक्टर के तौर पे भी एक्ट करता है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रोफिल को भी बुलाता है। आपने न्यूट्रोफिल के अंदर पढ़ा था कि 5A जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है वो कीमोटैक्टिक फैक्टर के तौर पे भी एक्ट करती है। और इसमें से अब MCQ जितने निकल सकते हैं आपको समझ आ ही गई होगी। 3B का एक MCQ ऑप्सोनाइजेशन वाला निकल सकता है, हिस्टामिन रिलीज करवाने का 3A वाला निकल सकता है, लिटिक कम्प्लेक्स का C5B 6 7 8 9 निकल सकता है, और 5A इज अ कीमोटैक्टिक फैक्टर। ठीक है जी। तो ये इस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं कॉम्प्लीमेंट क्लासिकल पाथवे, या तो फेगोसाइटोसिस करके या उसका इन्फ्लेमेशन और कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज करके, और एट द एंड यहाँ पे भी फेगोसाइटोसिस ही होनी है। और तीसरा है आपका लाइटिक कम्प्लेक्स लाइसिस करके। ये दो फेगोसाइटोसिस हो रही है और ये लाइसिस हो रही है। alternate pathway. Alternate pathway basically complement system can also be activated sometime without antigen antibody reaction. कि कभी कभी ये होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि अगर वो रिएक्शन होगा तो क्या होगा, C1 एक्टिवेट हो जाएगी। कभी कभी ये रिएक्शन नहीं होता और डायरेक्ट जब आती है एंटीजन तो फैक्टर 1 जो है उसके साथ प्रोटीन इन सर्कुलेशन कॉल्ड फैक्टर 1, उसके साथ इसका पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म उसके साथ बाइंड होता है और वह डायरेक्ट C3 और 5 को एक्टिवेट कर देता है। यानी कि पाथवे यहां से स्टार्ट होता है। अल्टरनेट पाथवे में क्या होता है कि फैक्टर 1 जो है वो डायरेक्ट बाइंड हो जाता है, आपके ब्लड के अंदर फैक्टर 1 होता है, वो डायरेक्ट बाइंड हो जाता है उसके पॉलीसेकेराइड पोर्शंस ऑफ एंटीजन के साथ और वह डायरेक्ट C3 और 5 को एक्टिवेट कर देता है। और 3 असल में काम तो 3 और 5 ही कर रहे हैं ना सारा, 1 2 4 तो कुछ नहीं, वो तो एक दूसरे को एक्टिवेट ही कर रहे हैं और 2 और 4 का B पार्ट 3 को एक्टिवेट कर रहा है।
तो यहाँ ये पाथवे अल्टरनेट पाथवे इसको कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम कैन आल्सो बी एक्टिवेटेड समटाइम विदाउट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. A protein in circulation present which is called factor 1 which bind with polysaccharide present in the membrane of invading organism and activate C3 and 5. और ये प्रोटीन जो है then attack the antigenic product of invading organisms. ठीक है, किस तरह से? by phagocytosis और by lysis. अब ये देखें जी, ये भी दोबारा वही डायग्राम दिखाई गई कि एंटीजन आया, एंटीबॉडी वाई शेप ये स्ट्रक्चर है ब्लू में, इसके साथ बाइंड हुआ. जैसे ही बाइंड हुआ तो C1 एक्टिवेट हो गया. C1 ने क्या किया? 2 को एक्टिवेट कर दिया. ठीक है, और 2 ने किया 4 को एक्टिवेट. इसको जरा उन्होंने समराइज किया हुआ है कि 2 एक्टिवेट जब होगा 2A और 2B में. ठीक है, 2B जो है वो 4 को एक्टिवेट करेगा 4A और 4B में. ठीक है, और जो दोनों का B पोर्शन है वो C3 को एक्टिवेट कर देगा. ठीक है, C3 एक्टिवेट होगा C3A और 3B में. 3B एक्टिवेट करेगा C5 को 5A और 5B में. और 5B इनके साथ मिलके अटैक करेगा, एक कम्प्लेक्स बनेगा जिसको लिटिक कम्प्लेक्स कहेंगे और वो इस पे अटैक कर देगा. और यहाँ पे C3B जो है ये ऑप्सोनाइजेशन के तौर पे एक्ट करेगा. ठीक है, C3B ऑप्सोनाइजेशन के तौर पे, ऑप्सोनिन के तौर पे एक्ट करेगा और ऑप्सोनाइजेशन कराएगा, फेगोसाइटोसिस में आसानी करेगा. 3A और 5A जो है, 5A एज अ कीमोटैक्टिक फैक्टर एक्ट करेगा और 3A जो है वो हिस्टामिन रिलीज कराएगा मास्ट सेल से, और दोनों रोल प्ले करेंगे, फेगोसाइटोसिस करके उसको खत्म करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली 3B, 3A और 5A ये दो तरीके हैं, ये फेगोसाइटोसिस करके एंटीजन को खत्म कर रहे हैं, और ये B6, 7, 8, 9 के साथ मिलके लाइसिस करवा रहा है. ठीक है जी, दोबारा ये दूसरी एक और डायग्राम है. इसमें उन्होंने ये कहा कि जी क्लासिकल पाथवे तो उसी तरह ही स्टार्ट हो रहा है, एक कैस्केड की तरह. ठीक है, वाई शेप उसके साथ होगा, अटैच होगा, और फिर वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, और एट द एंड ये कम्प्लेक्स बनेगा जो उसको तोड़ देगा. और उससे पहले C3B जो है वो ऑप्सोनिन के तौर पे एक्ट करेगी और फेगोसाइटोसिस भी होने के चांसेस है. ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट पाथवे जिसमें उन्होंने कहा है कि C1 जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा. आपका क्या होगा कि फैक्टर 1 है जो कि डायरेक्ट बाइंड हो जाएगा एंटीजन के साथ और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. किस तरह से? C3 और 5 को एक्टिवेट करके डायरेक्ट. 1, 2, 4 की जरूरत नहीं है. लो जी, ये समरी है जी जो आज हमने पढ़ा. मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी आ जाए तो आपने बेटा सारा लिखना है. पहले सबसे पहले ह्यूमोरल इम्यूनिटी की डेफिनेशन कि ये वो इम्यूनिटी है जो आपकी बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करते हैं. इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं. ज्यादातर ये बैक्टीरिया के खिलाफ होती है. ठीक है, ये लिखने के बाद आपने लिखना है कि एंटीबॉडी क्या होती है. वो इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाती हैं. ठीक है, और उसमें उसकी डिफरेंट टाइप्स का भी जिक्र कर देना, IgG, IgM, DE. उसके बाद आपने सारा डिटेल नहीं लिखनी क्योंकि 5 नंबर में सिर्फ आपने डेफिनेशन है ह्यूमोरल इम्यूनिटी की, क्योंकि ये आया हुआ है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ये बड़ी आर्ट है क्योंकि ये आप सारा लिखने बैठोगे तो कभी भी कवर नहीं होगा. ह्यूमोरल इम्यूनिटी में पहले डेफिनेशन, ठीक है, किसके लिए ये होती है, कौन से सेल इसको प्रोवाइड करते हैं, इसके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बी लिम्फोसाइट के कौन से होते हैं. ठीक है, और बी सेल्स को एक्टिवेट कौन से करते हैं. बस एक एक लाइन में लिखते जाना है. उसके बाद एंटीबॉडी क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती है, सिर्फ नाम लिखने हैं. और एंटीबॉडी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, बाय कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और बाय डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड के सिर्फ नाम लिखने हैं. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्लासिकल पाथवे का सिर्फ फ्लो चार्ट बनाना है, और अल्टरनेट पाथवे 2 लाइनों में लिख लेना है और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है जी, क्योंकि ये अगर करने बैठोगे तो ये तो सारी स्लाइड्स लिखते लिखते तो वो नहीं होगा ना. इसको मैं एंटीबॉडी अटैच टू सरफेस ऑफ बैक्टीरिया एंड एक्ट एज ऑप्सोनिन एंड एनहांस फेगोसाइटोसिस. ठीक है, एक तो एंटीबॉडी का ये काम हो गया जो क्लासिकल पाथवे में हो रहा था. प्रिवेंट द अडेरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू देयर टारगेट सेल, वहां जाने से उसको रोकते हैं. क्लम्पिंग बैक्टीरिया जो एग्लूटिनेशन आप कर चुके हो. एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट एंड लीड टू बैक्टीरियल लाइसिस. लेकिन आपने ये 4 पॉइंट इस तरह से लिखने से आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे. ये जस्ट मैंने पॉइंट्स रिव्यू किए हुए हैं कि ये आपने याद रखने हैं.
लेकिन आपने लिखना उस तरह से है, अगर मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी आ जाए तो सबसे पहले हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है, ठीक है, और ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, बी लिम्फोसाइट बैक्टीरिया के खिलाफ। बी लिम्फोसाइट को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेजेस, और उसको एक्टिवेट करते हैं हेल्पर टी सेल्स, डिफरेंट क्लोन्स होती हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये लिख देना है कि एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायरेक्ट के सिर्फ आपने एन्यूमरेट कर देने हैं, और क्लासिकल पाथवे आपने बना देना है कॉम्प्लीमेंट में, और अल्टरनेट पाथवे, और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 5 नंबर का पूरा, ठीक है। अब ये डायग्राम में ये दिखाया गया कि एंटीजन है, वायरस, बैक्टीरिया, और फौरन हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात करेंगे। बी सेल एक्टिवेट हो गए, ठीक है, उन्होंने एंटीबॉडीज बनाई, प्लाज्मा सेल, बी सेल एक्टिवेट हुए तो प्लाज्मा सेल बने, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बने, और एंटीबॉडीज ने अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया और वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और ये हेल्पर टी सेल जो होते हैं वो 2 होते हैं, हेल्पर और साइटोटॉक्सिक। टी हेल्पर TH और TC साइटोटॉक्सिक, ठीक है। और हेल्पर जो सेल्स होते हैं वो साइटोटॉक्सिक की भी मदद करते हैं, हेल्पर जो है वो बी लिम्फोसाइट की भी मदद करते हैं बाय द सिक्रीशन ऑफ लिम्फोकाइंस। चलिए यहां तक कि हमने पढ़ना था जी। किसी ने कुछ पूछना हो तो मैं हाजिर हूं, जिसने जाना है वो चला जाए, जिसने कुछ पूछना है वो दोबारा पूछ ले। हम सेलुलर इम्यूनिटी और टी लिम्फोसाइट इंशाल्लाह करेंगे मंडे वाले दिन। और अब मैंने मंडे को कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना प्लीज, 1.5 घंटे का लेक्चर है, आधा घंटा मैंने सुनना है, चाहे मैं एंड पे सुनूं चाहे मैं मिडल में सुनूं। लेट आने का कोई फायदा नहीं है, मैं 12:30 क्लास शुरू कर दूंगा मंडे को। तो आप प्लीज इस वीकेंड पे कोशिश करना पढ़ने की। किसी ने कुछ पूछना है कि कुछ नहीं पूछना? मेरे पैसिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स बनते हैं जी, जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसके अंदर मेमोरी सेल्स बनते हैं जी। पैसिव इम्यूनिटी में बेसिकली क्या दे रहे होते हैं ना बॉडी को, उसका विरुलेंट इफेक्ट करके उसको एंटीजेनिक इफेक्ट उसका होता है, और वो बी सेल्स तो उसी तरह डिवाइड हो रहे होते हैं ना, वो आप बॉडी को बेसिकली आप वो कर रहे होते हो कि बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। सर जो C5 है आपने बताया वो कीमोटैक्टिक फैक्टर है जी सर, जो C5 है कीमो